ओके बच्चों, तो आपका इंतजार खत्म। अब आपका फंक्शन टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें जहां कहीं भी आपको लगे, पहले मैं फंक्शन का थ्योरी बता रहा हूं और स्पेशली मैंने जो देखा स्पेसिमेन पेपर बच्चों जो आया था उसमें जो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है उसमें फंक्शन के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा मैं मतलब सिर्फ पेपर के को देखकर मैं बता रहा हूँ। जो प्रोग्रामिंग है वो फंक्शन से दी गई, प्रोग्राम्स जो दिए गए थे वो फंक्शन से दिए गए थे। तो एक फंक्शन ओवरलोडिंग का 2 प्रोग्राम लिए गए हैं, लेकिन थ्योरी आपको आनी चाहिए क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर पूछा गया तो आपको वो करना आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर पहले थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो व्हाट इज मेथड? अ जावा मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क या एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो जावा में जो मेथड बनाए जाते हैं उसमें बहुत सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एक साथ रखे जाते हैं और वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए दिए गए होते हैं। ये व्हाट इज मेथड हो गया। फिर उसके बाद राइट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन या मेथड इन अ प्रोग्राम। तब जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर उसमें मेथड का आपने यूज किया है तो इसमें 2 आपके मेन इंपॉर्टेंस हैं, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कोई चीज एक बार बन गई है तो उसको दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा ना बनाकर जो पहले से बनी बनाई चीज है उसी का यूज कर लिया जाए, उसको रीयूज या रीयूजेबिलिटी कहा जाता है। और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप नॉर्मल जो प्रोग्राम बनाते हो तो एक ही प्रोग्राम के अंदर आप इनपुट भी करा रहे हो, कोई कैलकुलेशन भी करा रहे हो, प्रिंटिंग भी करा रहे हो, तो कहीं कोई एरर आती है तो हो सकता है उसको ढूंढने में आपको दिक्कत हो। अब अभी तो नहीं दिक्कत होती होगी क्योंकि आप तो 10, 12, 25 और 20 लाइन का प्रोग्राम मैक्सिमम बनाते हो, लेकिन जावा तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ना, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है बच्चों तो उसमें हजारों लाइन के प्रोग्राम बनते हैं, तो वहां पे अगर कोई एरर आती है तो उसको ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर हमने फंक्शन के थ्रू प्रोग्रामिंग की है तो फंक्शन के थ्रू प्रोग्रामिंग करने पर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जो ये एरर ढूंढने का या कोई कोड का सुधार करना है, करेक्शन करना है, उसको ढूंढना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने उसके सब टास्क हैं उनके लिए अलग अलग फंक्शन बना दिया जाता है। जैसे कि इनपुट वर्क करना है तो उसके लिए इनपुट फंक्शन बना दिया गया, वॉइड इनपुट। तो अगर वैल्यू इनपुट नहीं हो रही तो सिर्फ इनपुट फंक्शन को चेक किया जाएगा और उसकी एरर को दूर करके प्रोग्राम पूरा सही हो गया। पूरे प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे अगर कैलकुलेशन सही नहीं हो रही, आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ वॉइड कंप्यूट नाम का जो फंक्शन बनाया होगा सिर्फ उसको चेक कर लेंगे, पूरे प्रोग्राम को चेक नहीं करेंगे। इसको कहते हैं रिड्यूस आपका कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है जो भी फंक्शन उस फंक्शन के द्वारा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया गया उसका कोई ना कोई रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को उस फंक्शन से बाहर ले जाना है तो रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर बाहर नहीं ले जाना है तो रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मेथड बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम द फंक्शन। तो यानी कि फंक्शन कोई भी टास्क परफॉर्म करा रहा है, उसका कोई रिजल्ट आया, जैसे हमने 2 नंबर का सम लिया तो सी में रिजल्ट आ गया, अब सी को मैं फंक्शन से बाहर भेजना चाहता हूँ तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर if a function contains several return statement, how many of them will be executed? अगर एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे रिटर्न स्टेटमेंट हैं तो बच्चों पहली बात ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन में एक से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट दिए कैसे जा सकते हैं। अगर उस फंक्शन के अंदर इफ एल्स इफ का प्रोग्राम बनाया है तो एक से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि एक इफ के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए हम अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इफ में एडिशन ऑफ 2 नंबर किया है मैंने तो उसमें सी को रिटर्न कर रहे हैं, और एल्स इफ में एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर किया है तो सब्ट्रैक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, और फिर एल्स इफ में हम मल्टीप्लाई रिटर्न कर रहे हैं, फिर एल्स इफ में हम डिवीजन रिटर्न कर रहे हैं। तो 4 रिटर्न स्टेटमेंट हो गए, तो यानी एक से अधिक रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है यस
हाँ, हाउ मैनी ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड, तो द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन ट्रू होगी वही रिटर्न में स्टेटमेंट चल जाएगी, या कह लीजिए जो सबसे पहला रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी सब नीचे वाले पड़े रहेंगे। तो इफ एल्स इफ में जो कंडीशन ट्रू होगी उसमें जो पहला रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा वही रिटर्न कर देगा वैल्यू। नेम द कीवर्ड दैट कॉजेज द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर बैक टू अ मेथड कॉल। फंक्शन कहीं ना कहीं से कॉल किया जाता है, नॉर्मली वो वर्डमेन से कॉल किया जाता है। तो वर्डमेन से जहां फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन तक पहुंचे, फंक्शन में वर्क कराया, और वर्क कराने के बाद फंक्शन से हम लोग जब वापस लौटते हैं तो उसको वैल्यू लेकर अगर वापस लौटना है तो रिटर्न स्टेटमेंट से हम लोग वैल्यू लेकर वापस लौटते हैं। अगर ऐसे लौटना है तो आपका कंट्रोल वापस ऐसे लौट आता है। मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं फंक्शन का, और उसी में चेंजेस कर करके मैं ये क्वेश्चंस जो है दिखाता हूं आपको। सबसे पहले सिंटैक्स क्या है फंक्शन का, तो सिंटैक्स में आपका सबसे पहले होता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, और देन ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट, ये रहता है आपका। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, और फिर यहाँ पे वर्किंग होती है, और फिर यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। ये आपका सिंटैक्स है। अब एक एग्जांपल लें, अगर हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है और पैरामीटर लिस्ट भी है, तो मैंने सपोज दैट एग्जांपल में लिखा और 2 नंबर का एडिशन करना है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो लगता है एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में, ये ऑप्शनल है, अभी उसके क्वेश्चन आएंगे तो इसको डिटेल में बताया जाएगा। तो मैंने पब्लिक लगा दिया, फिर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड लगता है, वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू, और उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पर सम रख दिया। फिर पैरामीटर लिस्ट में मैंने यहाँ पर 2 नंबर का एडिशन करना था, तो int a, int b लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और फिर मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया c सम करने के लिए, और c इज इक्वल टू a प्लस b किया। अब क्योंकि इसमें वॉइड लगा है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, वैल्यू बाहर नहीं जा सकती। ये c को प्रिंट करा दिया आपने, ये आपका एक सिंटैक्स के आधार पर हो गया। अब इसका एक रिटर्न टाइप वाला मैं एग्जांपल दे देता हूं। तो जैसे आपने लिखा पब्लिक, और उसके बाद अब अगर वैल्यू रिटर्न हो रही तो रिटर्न टाइप की जगह पे int, फ्लोट, कैर, डबल कुछ ना कुछ लिखा जाएगा जिस तरीके की वैल्यू रिटर्न हो रही है। फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है, तो मैंने सम ले रखा है। फिर पैरामीटर लिस्ट जरूरी नहीं हो, अगर है तो यहाँ लिखी जाएगी, नहीं है तो नहीं लिखी जाएगी, जैसे मैं अभी रख रहा हूँ। तो int a, int b लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर int c लिया, और फिर आपका c इज इक्वल टू a प्लस b किया, और फिर रिटर्न c किया, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप दिया गया, वॉइड नहीं है, वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू होती है, और यहाँ पे int लगा, इसका मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न होनी है, तो मैंने यहाँ पर c को रिटर्न करा दिया। तो ये आपका ये विद रिटर्न हो गया, और वो विदाउट रिटर्न हो गया। ये 2 एग्जाम्पल आपके हो गए। अब अगर ये प्रोग्राम में हम करें तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, क्लास, और क्लास का यहाँ पे कोई नाम लिख दिया। अब मैं इंस्टेंस वेरिएबल में यहाँ पर सिर्फ एक int c ले लेता हूँ जिसमें रिजल्ट रखूंगा, या ये भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मुझे दिखाना है वो एक अलग चीज है, पैरामीटर से करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी ना लीजिए, पैरामीटाइज फंक्शन बना रहा हूँ। अब एक फंक्शन, यही ऊपर वाले जो कोड हैं इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही मैं मान लीजिए करके दिखाना चाहता हूँ। तो 2 नंबर का एडिशन करना है, पहला विदाउट रिटर्न आप यहाँ पे लिख दीजिए, और दूसरा विद रिटर्न ये लिख दिया। अब क्या होता है बच्चों, इन दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाना होता है। तो इसको मैं शॉर्टकट में psvm लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग args, और फिर यहाँ पर क्योंकि मैंने पैरामीटाइज फंक्शन बनाया है तो वैल्यू यहाँ से भेजनी होगी, तो यहाँ से कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए आप, मैं फिक्स वैल्यू यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है। एक और इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो क्लास का नाम मैंने क्या रखा है, क्लास का नाम xyz रखा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है कि क्लास का नाम लिखिए, फिर obj इज इक्वल टू न्यू, और फिर आप यहाँ पर xyz यानी क्लास का नाम दोबारा लिखिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
देन आप फंक्शन कॉल कीजिए, तो obj डॉट इनपुट, इनपुट क्या आपका सम फंक्शन है, तो obj डॉट सम, और इसमें मैंने 2 नंबर भेज दिए क्योंकि पैरामीटराइज है ना, तो 2 नंबर यहाँ से भेजने पड़ेंगे, ये भेज दिए। ये विदाउट रिटर्न वैल्यू वाला है। अब विद रिटर्न वैल्यू वाला देखिए, मुझे यहाँ पर जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें वैल्यू रिटर्न होके आए। यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पार्ट बढ़ जा रहा है, बाकी पार्ट सेम है। obj डॉट सम, हो सकता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा लेते, लेकिन अभी फिलहाल समझाने के लिए है तो बस इतना ही काफी है। अब मैंने यहाँ पर 7 और आपका मान लीजिए 3 ले लिया, तो ये वैल्यू रिटर्न होके आएगी x की, और इसको x को हम लोग यहाँ पर SOPLN में प्रिंट करा देंगे और फिर आपका प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल कर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बना लिया, क्यों ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि फंक्शन कॉल करना है, तो ये obj नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर obj डॉट सम किया, तो यहाँ से वैल्यू पैरामीटराइज फंक्शन है इसलिए वैल्यू लेके जाना पड़ेगा, तो सम से जम करके आप यहाँ पर सम पे आए। मैं ऐसा कर देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ये सब कर देता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये सब कर दिया। अब नीचे से कॉलिंग में यहाँ पे सब फंक्शन कॉल कर लिया, तो 7 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सम पे आ गए और आपका 205 यहाँ पे आया जब नीचे से फंक्शन कॉल किया था, और यहाँ पर आपका a और b ऐड हो गया, यानी 205 ऐड हो गया, तो आपका 7 आ गया, 7 प्रिंट करा दिया। यहाँ पे वॉइड था, इसका मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, बिना वैल्यू रिटर्न करे फंक्शन वापस लौट कर वहीं जाएगा जहां से कॉल हुआ था। तो यहाँ से कॉल हुआ था तो यहाँ वापस आ जाओगे आप। फिर नीचे उतरे, अब obj डॉट सब कॉल कर दिया, तो यहाँ पे 7 और 3 गया, तो ये सब पे चला जाएगा, यहाँ पे सब पे आ गया, और यहाँ a में 7 दे दिया और यहाँ पे 3 दे दिया। फिर यहाँ पर a - b किया, तो 7 - 3 हो गया, तो आपका 4 आ गया। रिटर्न c किया, इसका मतलब ये 4 रिटर्न हो रहा है। अब ये 4 रिटर्न होके आएगा, इसी सब वाली लाइन पर x में स्टोर होगा और x को प्रिंट करा दिया। तो ये नॉर्मली मैंने हल्की सी डिटेल दे दी है क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी समझने के लिए ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब हम लोग फिर से अपनी फाइल पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर नेम द कीवर्ड दैट कॉजेस द कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू द मेथड। तो अगर आप वॉइड में भी आप अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कीवर्ड लगाना चाहते हो रिटर्न, तो लगा सकते हो। यानी कि ये वाला फंक्शन था, ये वॉइड से बना है, तो इसका मतलब इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगा देते हो, यहाँ पर रिटर्न, सपोज दैट आपने लिख दिया रिटर्न, तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है, वॉइड में भी रिटर्न लिखा जा सकता है, लेकिन अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते। वॉइड में रिटर्न लिखकर यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करा सकते, खाली रिटर्न लिख सकते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि ये रिटर्न स्टेटमेंट से यहाँ से जम करके ये जहां से फंक्शन कॉल हुआ यानी कि वॉइड मेन में, वहां पर पहुंच जाएगा खाली। तो अगर लिखते तब भी पहुंचता और ना लिखते तब भी वहीं पे पहुंचता। तो ये बस एक जानकारी है कि रिटर्न खाली लिखा जा सकता है बिना वैल्यू कोई लिए हुए, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। ये उसी रिटर्न की बात हो रही थी। और बाकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें बाकायदे वैल्यू सी की रिटर्न हो रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कीवर्ड वॉइड। अभी अभी आपने देखा कि द वॉइड कीवर्ड इंश्योर्स दैट अ मेथड डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अगर वॉइड से है कोई फंक्शन तो वो इसका मतलब हुआ कि वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये वॉइड से है, इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। उसके बाद है क्लासीफाई फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू इट रिटर्न्स। अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है उसके हिसाब से फंक्शन को क्लासीफाई करना हो तो कंप्यूटेशनल फंक्शन, प्रोसीजरल फंक्शन और मैनिपुलेटिव फंक्शन। बस ये थ्योरी पर्पस से आप याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से। फिर अब आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं पहले जो फंक्शन बनाया था उसमें मैं दिखा देता हूँ
देन हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत आसान है। ये जहां से वैल्यू आप भेजते हो, ये वैल्यू जा रही ना, तो ये आपका 2 और 5 और ये आपका 7 और 3, ये दोनों आपके, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। और ये वैल्यू जहां पे यहाँ से भेजी जा रही है, ठीक है, और जहां पे पहुंचती है, यानी कि ये चाहे इनको कह लो और चाहे इसको कह लो, ये जो है ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। पैरामीटर जहां पे वैल्यू पहुंचती है, तो आपने देख लिया जहां से वैल्यू भेजी जाती है वो एक्चुअल पैरामीटर, और जहां पे वैल्यू पहुंचती है वो फॉर्मल पैरामीटर। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि वैल्यू भेजी कहां से जाती है। ये दोनों लाइनें क्या हैं, obj.sum, obj.sub, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, फंक्शन को कॉल करने वाली जगह है, यानी स्टेटमेंट है। तो आप कह सकते हो कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में पाया जाता है, और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, ये जो फंक्शन की पहली लाइन है इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो दूसरा डिफरेंस था आपका जहां से वैल्यू भेजी जाती है, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट में होते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन प्रोटोटाइप या हेडर ऑफ फंक्शन, इसको हेडर ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, इस लाइन में पाए जाते हैं। फिर तीसरा डिफरेंस हो गया कि फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू लिखते समय कोई डेटा टाइप नहीं दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ए और ये 5 और 2 जो है किसी वेरिएबल में होता तो a, b आप लिख सकते थे वेरिएबल के नाम। तो यहाँ पे int a, int b ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर में हर वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप लगाना कंपलसरी है। तो ये 3 डिफरेंस हैं। बाकी जो भी यहाँ नोट्स पे दिया है इसको देख लीजिए। फॉर्मल पैरामीटर ऊपर वाले फॉर्मल पैरामीटर में लिखा है पैरामीटर लिस्ट इन द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन में पैरामीटर लिस्ट होती है फॉर्मल पैरामीटर में। और इसमें एक्चुअल पैरामीटर में क्या है, पैरामीटर लिस्ट यानी कि जो 2 और 5 भेजा गया है वो कहाँ होता है, फंक्शन इन्वोकेशन या फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट में होता है, जहां फंक्शन कॉल किया जा रहा है। और फिर दूसरा लिखा है दे आर ओनली वेरिएबल। फॉर्मल पैरामीटर में दे आर ओनली वेरिएबल लिखा है, और एक्चुअल पैरामीटर में दे मे बी बोथ वेरिएबल और कॉन्सोनेंट। यानी ये एक और डिफरेंस नया बना दिया कि आपका जो है फॉर्मल पैरामीटर यानी ये, इसमें सिर्फ वेरिएबल के नाम ही लिखे जा सकते हैं जहां वैल्यू पहुंचती है, और एक्चुअल पैरामीटर में वेरिएबल के नाम भी लिखे जा सकते हैं और डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू यानी फिक्स वैल्यू भी लिखी जा सकती है। बाकी मैंने डिफरेंस बताए हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन सिग्नेचर। तो फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर का मतलब यहां समझ लीजिए कि प्रोटोटाइप क्या है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये किसी भी फंक्शन की जो पहली लाइन होती है जिसको फंक्शन हेडर कहते हैं, यही फंक्शन प्रोटोटाइप होती है। और फंक्शन सिग्नेचर क्या होते हैं, तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर लिस्ट दी गई, जैसे int a, int b, इसको पैरामीटर लिस्ट कह रहे हैं। तो फंक्शन सिग्नेचर इंडिकेट्स हाउ मेनी आर्गुमेंट इन अ फंक्शन एंड विच टाइप दे आर। मतलब कितने तरीके के कितने आर्गुमेंट हैं और वो किस डेटा टाइप के हैं, ये बताना फंक्शन सिग्नेचर कहा जाता है। और फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो एक फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या होता है, फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर होता है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा ये होता है, फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट होती है। ये फंक्शन प्रोटोटाइप में इतनी चीजें बताई जा सकती हैं। और सिग्नेचर का मतलब है सिर्फ पैरामीटर लिस्ट में वेरिएबल कितने हैं और वो किस डेटा टाइप के। वेरिएबल मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट कहा जाता है, आर्गुमेंट कितने हैं और वो किस डेटा टाइप के हैं ये बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ छोड़ दिया क्योंकि वो ऑप्शनल है ना। फंक्शन सिग्नेचर ऑन अदर हैंड ओनली स्पेसिफाई द पैरामीटर लिस्ट।
यानी पैरामीटर लिस्ट में क्या क्या है उसको स्पेसिफाई करना फंक्शन सिग्नेचर है। तो उसमें मैंने बताया क्या क्या चीजें स्पेसिफाई की जाती हैं कि कितने वेरिएबल हैं, यानी कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं और वो किस डेटा टाइप के हैं। आप बेटा समृद्धि पूछ सकते हैं। सर मैं पूछ रही थी कि फंक्शन प्रोटोटाइप, जैसे कि एक क्लास में 4 फंक्शंस हैं तो चारों फंक्शन की फर्स्ट लाइन होगी ना? किसी भी फंक्शन की जो पहली लाइन होती है वो फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन हेडर होता है। ओके। चाहे 4 फंक्शन हो चाहे 10 फंक्शन हो। फिर उसके बाद है हाउ आर फंक्शन कॉल्ड, हाउ डज इट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन कॉलिंग के टाइप, यानी फंक्शन कॉलिंग के आधार पर फंक्शन कितने टाइप के हैं और वो किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करते हैं या कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो देखो फंक्शन कॉलिंग के 2 मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जो नीचे वर्ड में से फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, उसके 2 तरीके फंक्शन होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। और फिर द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। वो तो इसका आंसर हो गया। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है, इसको नीचे वाले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो नॉर्मली देखिए ये जितने भी प्रोग्राम आप बनाते हो फंक्शन के अंदर, जितने भी प्रोग्राम बनाओगे ये कॉल बाय वैल्यू के थ्रू होते हैं। ये भी प्रोग्राम आपका कॉल बाय वैल्यू के थ्रू है। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू के थ्रू है? तो यहाँ याद रखिएगा एक डिफरेंस इसमें है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ से भेजे जाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इस तरीके की अगर वैल्यू का कोई प्रोग्राम हो, इस तरीके की वैल्यू अगर कोई भेजी जा रही तो आप समझ जाइएगा ये प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू का है। और अगर कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो कॉल बाय रेफरेंस में अगर यही फंक्शन का प्रोग्राम एरे प्रोग्राम के लिए बनाया जाए, एरे स्ट्रिंग प्रोग्राम के लिए बनाया जाए, या इस फंक्शन में ये 7 और 3 की जगह पे ये ओबीजे जो लिखा है ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही पूरा पूरा यहां से भेजा जाए 7 और 3 की जगह पे, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो अगर एरे का प्रोग्राम हो तो आप समझिएगा कॉल बाय रेफरेंस का है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो तो आप समझ जाइएगा कॉल बाय रेफरेंस से है, और कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू जरूर भेजी जा रही होगी या ऑब्जेक्ट ही भेजा जा रहा है तो कॉल बाय रेफरेंस का है। और अगर ये इंट, कैर, फ्लोट, डबल भेजे जा रहे हैं डायरेक्ट या किसी वेरिएबल के थ्रू तो आपका वो कॉल बाय वैल्यू होगा और ये कॉल बाय रेफरेंस है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं। बाकी और डिफरेंस है कि कॉल बाय वैल्यू में बच्चों यहाँ थोड़ा मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी वो टॉपिक फुल वीडियो में आपके पास है, आप डिटेल में उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। कि जैसे ये वैल्यू 205 भेजा गया है तो ये एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पे भेजा गया है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर को जो वैल्यू भेजी जाती है, यहाँ वैल्यू आती है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो अगर फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पर इन वेरिएबल्स के साथ कोई भी चेंजेस किया गया तो वो चेंजेस सिर्फ इस फंक्शन बॉडी में रहेगा, इस फंक्शन से बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे तो ए और बी की वैल्यू बदल गई, लेकिन नीचे साइड में जहां से ये वैल्यू भेजी गई थी वेरिएबल के रूप में, अगर इन वेरिएबल के रूप को दोबारा यहाँ प्रिंट कराया तो यहाँ पे वैल्यू नहीं बदलेगी, 205 ही रहेगी। ऊपर वैल्यू बदल गई तो वो उस फंक्शन में ही रहेगा उसका डिफरेंस। तो ये कॉल बाय वैल्यू है। लेकिन अगर यही एरे और उसका प्रोग्राम होता यानी कॉल बाय रेफरेंस का होता तो यहाँ से जो वैल्यू भेजी जाएगी फॉर्मल पैरामीटर को, अगर यहाँ कोई भी चेंजेस हो गया तो वो चेंजेस नीचे भी चला जाएगा, यानी कि वो एक्चुअल पैरामीटर को भी चेंज कर देगा। तो आप समझ जाइए वो कॉल बाय रेफरेंस है। 2 ही डिफरेंस है मेन। अब मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट में ही मैं रिवीजन टूर के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी बताइए सर। कॉल बाय वैल्यू अगर एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू भेजी और उसमें फंक्शन हो रहा है ए प्लस प्लस, तो क्या होगा ये कॉल बाय वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने नीचे 5 भेजी तो ए प्लस प्लस वैल्यू चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और क्या वैल्यू भाई अगर एसओपी में प्रिंट कराओगे तब तो वैल्यू चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन ए की वैल्यू तो बदली जाएगी ना। हाँ सर, ए की वैल्यू बदल जाएगी तो ये कॉल बाय वैल्यू होगा या कॉल बाय रेफरेंस? आप पहला वाला पॉइंट याद करके बताओ। अभी
कौन सा सर बताया? वैल्यू नो 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 नो, ये जो मैंने लिखा है हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप, हाँ वो तो इससे पहचान लो ना कि वो कॉल बाय वैल्यू होगा या कॉल बाय रेफरेंस होगा। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे इंट कैर फ्लोट डबल टाइप की कोई वैल्यू भेजी गई, जैसे ये भेजी जा रही, तो ये कॉल बाय वैल्यू है। अगर यहाँ पे एरे भेजा जाता या स्ट्रिंग भेजा जाता या ऑब्जेक्ट भेजा जाता, ऊपर चेंज हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। ये जो पहला डिफरेंस है कि अगर इससे प्रोग्राम बनाया गया तो ये कॉल बाय रेफरेंस है, अगर इससे प्रोग्राम बनाया गया तो कॉल बाय वैल्यू है। अब इन दोनों में और डिफरेंस ये था कि कॉल बाय वैल्यू के थ्रू अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज होता है तो वो फॉर्मल पैरामीटर में ही रहेगा, एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू अगर यहाँ पे कोई वैल्यू भेजी गई यानी कि एरे वाले प्रोग्राम में, तो यहाँ अगर कोई भी बदलाव हुआ तो नीचे वाला जो एरे जो भेजा गया था वो एक्चुअल पैरामीटर वाला वो भी बदल जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ओके सर। और सर a प्लस प्लस की वैल्यू 5 ही रहेगी अगर नीचे 5 भेजा तो? हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हम a प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि वो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। तो यहाँ पर इस फंक्शन में अगर आप a प्लस प्लस करने के बाद a को प्रिंट कराओगे तो 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन नीचे से भेजा गया है यहाँ से, तो यहाँ पे 5 ही रहेगी वैल्यू, यहाँ नहीं बदलेगी। फिर भी क्या क्वेश्चन था बताइए फिर से। सर a प्लस प्लस की वैल्यू ऊपर और नीचे क्या होगी अगर 5 कुछ भी हो, a प्लस प्लस का काम क्या है? प्लस करना, तो चेंज हो जाएगी बस, चाहे प्लस प्लस a करो या a प्लस प्लस करो, वो चेंज होनी ही होनी, वो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हो चाहे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हो। a प्लस 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 अपना काम करेगा ही करेगा। तो ऊपर 6 हो ही जाना, लेकिन नीचे 5 ही रहेगा कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय रेफरेंस थ्रू ऐसा होता तो नीचे भी 6 आ जाता। यहाँ पर a में कोई वैल्यू आई है, अगर यहाँ पर a प्लस प्लस करो या a प्लस प्लस a करो, यहाँ तो वैल्यू चेंज होगी होगी। अब a को अगर प्रिंट कराते हो, यहाँ a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कैसे भी भेजो, क्योंकि वो कॉल बाय वैल्यू में बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो भी चेंज होगा उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ेगा, बस इतना है उसका मतलब। एक्चुअल पैरामीटर में वो चेंजेस नहीं जाएगा कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। और कॉल बाय रेफरेंस थ्रू यहाँ कुछ भी चेंज हुआ तो वो एक्चुअल पैरामीटर को भी बदल देगा। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्रोग्राम किसी चीज का हो सकता है। जैसे स्वैपिंग का प्रोग्राम हो कि a और b की वैल्यू स्वैप करना है, तो कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है। तो अगर यहाँ पर a और b की वैल्यू आपने बदल के प्रिंट करा दी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन नीचे एक्चुअल पैरामीटर a और b की वैल्यू वही रहेगी जो थी। ओके हाँ ओके। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस अब बुक्स के भी देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो पॉइंट बताए थे उनको याद रखिएगा। यूजिंग दिस टेक्निक अ कॉपी ऑफ वैल्यू इन अ एक्चुअल पैरामीटर इज मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर। इसमें बताया गया कि कॉल बाय वैल्यू के थ्रू एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में जो वैल्यू भेजी जाती है तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वहां पहुंचती है। तो डुप्लीकेट कॉपी फॉर्मल पैरामीटर को मिली, अगर उसमें कोई भी बदलाव कर दिया तो वो बदलाव सिर्फ वहीं तक रहेगा, एक्चुअल पैरामीटर की ओरिजिनल कॉपी जो है वो बदलेगी नहीं। और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल कॉपी ही भेज दी जाती है, यानी कि एड्रेस भेज दिया जाता है। यूजिंग दिस टेक्निक अ रेफरेंस टू अ वैल्यू इन एक्चुअल पैरामीटर इज मेड बाय द फॉर्मल पैरामीटर। तो इसमें रेफरेंस की बात हो रही है। रेफरेंस का मतलब ओरिजिनल वैल्यू से है, एड्रेस से है। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर ऊपर गई और उसमें कोई बदलाव कर दिया तो वो एक्चुअल पैरामीटर को भी इफेक्ट कर देगी, यानी उसमें भी बदलाव कर देगी। उसके बाद वही बदलाव वाली बात पूछी गई कि कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू भेजी गई है, एनी चेंज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर, जो वैल्यू वहां कॉपी भेजी गई थी अगर उसमें कोई भी चेंज कर देते हैं तो इज नॉट रिफ्लेक्ट बैक इन द एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऊपर चेंज हुआ ऊपर बना रहे, नीचे वाली वैल्यू यानी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और कॉल बाय रेफरेंस में क्योंकि ओरिजिनल कॉपी भेजी जाती है, तो अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज किया आपने तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा या उसका चेंज का इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे भी पड़ जाएगा। फिर यूजुअली प्रिमिटिव डेटा टाइप इज यूज्ड ड्यूरिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के प्रोग्राम में प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग ये भेजे जाते हैं। और इसमें आपका एरे, ऑब्जेक्ट
टाइप के रेफरेंस के रूप में भेजे जाते हैं। तो ये मेन बेसिक फंडामेंटल है, आपने याद कर लिया होगा। उसके बाद जो है फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं कि हाउ आर फॉलोइंग पास्ड, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप जब पास करने होंगे फंक्शन में, पास मतलब भेजने होंगे, तो उनको किस मेथड से भेजा जाएगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को कॉल बाय वैल्यू वाले मेथड से भेजा जाता है और रेफरेंस डेटा टाइप यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कॉल बाय रेफरेंस वाले तरीके से भेजा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन। तो प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन में सिंपल छोटे मोटे डिफरेंस है, मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन, तो देखो जब कोई फंक्शन बनाते हो, जैसे आपने यहां पर INT स्क्वायर बनाया और यहाँ पे INT A दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने void और उसके बाद में आपने ऐड बना दिया INT A, INT B। अब आपने क्या किया, यहाँ पे C इज इक्वल टू एक वेरिएबल C डिक्लेयर कर लिया, C इज इक्वल A प्लस प्लस और प्लस 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 B, ऐसे कुछ करा दिया और उसके बाद आप यहाँ पे SOP से प्रिंट करा दो C को। और यहाँ पे क्या कराया, यहाँ पे रिटर्न करना है ना, तो रिटर्न में मैंने क्या किया, रिटर्न A इंटू A, ये वैल्यू स्क्वायर करके भेज दी। तो अब डिफरेंस की बात आई कि प्योर फंक्शन इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्योर फंक्शन ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं होने देते हैं, ये पहला पॉइंट होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्योर फंक्शन डज नॉट चेंज द फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू। फॉर्मल पैरामीटर क्या है, ये फंक्शन की हेडर लाइन यानी फंक्शन प्रोटोटाइप में जो ये वेरिएबल लिखे होते हैं ये फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। तो इनकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देते। तो जैसे A की वैल्यू अगर 5 भेजी गई होती यहाँ पर और मैं A इंटू A रिटर्न कर रहा हूँ यानी 5 इंटू 5 25, तो 25 मैंने A में स्टोर थोड़ी न किया है, 25 टेम्परेरी रूप से बना और रिटर्न स्टेटमेंट से वापस रिटर्न कर दिया गया। तो 25 वैल्यू चेंज होके तो गई, लेकिन A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 5 है। तो प्योर फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज नहीं होने देते हैं, तो इसने नहीं होने दी, तो इसलिए ये प्योर फंक्शन है। और प्योर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। और इम्प्योर फंक्शन में आपका जो भी फॉर्मल पैरामीटर है इसमें कहा जाता है इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दूसरा मीनिंग इसकी क्या है, इट कैन चेंज द फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू। तो फॉर्मल पैरामीटर में A और B भेजा गया है और इसकी वैल्यू को यहाँ पर ये A प्लस प्लस या B प्लस प्लस करने से बदल दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू A और B की बदल गई, तो इसलिए इसको हम इम्प्योर फंक्शन कहेंगे। अब सिंपल शब्दों में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अगर बदल जाए तो वो इम्प्योर फंक्शन, और फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अगर ना बदले तो वो प्योर फंक्शन। बस इतना ही याद रखना है। और दूसरा वर्डिंग याद रखनी है कि इसमें कहा जाता है प्योर फंक्शन में इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इम्प्योर में कहा जाता है इट कैन चेंज द या इट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू बदल जाती है। देखिए प्योर फंक्शन में प्योर फंक्शन में वैल्यू बदली नहीं थी, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ था। तो प्योर फंक्शन आर सच फंक्शन विच डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अगर नहीं बदली, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया, तो इसका मतलब वो आपका प्योर फंक्शन कहा जाएगा। और इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट एज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड रादर ओनली एक्सेस्ड। उसको सिर्फ यानी फॉर्मल पैरामीटर को एक्सेस तो किया गया लेकिन उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने दिया गया। और इम्प्योर फंक्शन में क्या है, इम्प्योर फंक्शन आर सच फंक्शन विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फॉर्मल पैरामीटर में जो A और B थे उनको प्लस प्लस कराने से उसकी वैल्यू को बदल दिया मैंने। और इट डज हैव द साइड इफेक्ट एज
द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू को, खुद की वैल्यू को, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को बदल दिया, इसलिए उसका इफेक्ट आपके जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है, यानी ऑब्जेक्ट का जो नेचर है, ये वेरिएबल जो ए और बी है, ये किसके हैं? ये ऑब्जेक्ट के ही तो हैं, ओबीजे के ही तो ए बी वेरिएबल कहे जाएंगे, तो उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर दिया गया है। देयरफॉर वन शुड बी केयरफुल यूजिंग इट। तो ये दो डिफरेंस है, आपको मैंने दिखाया, और फुल क्लास में इत्मीनान होता है तो उसमें हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बाकी यहाँ पे ये क्या है, एक्सप्लेन द ओवरलोडिंग आ गया है। तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन मेक मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम इन अ क्लास। किसी क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाना, जैसे वर्ड कंप्यूट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड कंप्यूट, या वर्ड इनपुट, वर्ड इनपुट, वर्ड इनपुट, इस तरीके का, जिसकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग हो। पैरामीटर लिस्ट का मतलब इसके गोल वाले ब्रैकेट में जो आर्गुमेंट हैं ये अलग अलग हों। तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये 2 पॉइंट्स पे आर्गुमेंट अलग अलग हो सकते हैं। पहला पॉइंट है कि जैसे इसमें 2 आर्गुमेंट दिए गए हैं, एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है। दूसरे में भी अगर सपोज दैट 3 आर्गुमेंट दे दिए गए, तो इसमें 2 ही आर्गुमेंट है, उसमें 3 आर्गुमेंट हैं, तो ये अलग है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें भी 2 आर्गुमेंट हैं और इसमें भी 2 आर्गुमेंट हैं, लेकिन इनके डेटा टाइप अलग हैं। इसमें इंटीजर इंटीजर दिया है, इसमें फ्लोट कैरेक्टर दिया है। तो 2 बातों पे आर्गुमेंट अलग हो सकते हैं। या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम ज्यादा हो, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, किसी में 1 ही है, तो आर्गुमेंट अलग है। और या तो अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है कि उसमें भी 2 हैं, उसमें भी 2 हैं, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, तो उनके डेटा टाइप अलग हो जाए, तो आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट समझ लीजिएगा अलग अलग हैं। तो डेफिनेशन क्या है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ही नाम के, जैसे कि ये नम कैल्क बना है और ये भी नम कैल्क बना है, एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग हो, और ये सारे फंक्शन अलग अलग वर्क भी वर्क भी परफॉर्म कराएंगे। पैरामीटर लिस्ट के आधार पर किसी में कुछ और काम हो रहा होगा, किसी में कुछ और काम हो रहा होगा, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर नम कैल्क नाम का फंक्शन ये भी है बना है, ये भी बना है, तो इनके नाम सेम होने चाहिए, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनके आर्गुमेंट लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, तो इनकी आर्गुमेंट लिस्ट अलग अलग है। इसमें 2 आपके आर्गुमेंट हैं, इसमें 3 आर्गुमेंट है। अच्छा, आर्गुमेंट अलग अलग होने का मतलब वेरिएबल के नाम से ना लेना। नाम हो सकता है यहाँ पे भी नम हो और हो सकता है यहाँ पे भी नम हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम ज्यादा हो, या उनकी पैरामीटर लिस्ट में अगर आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है तो उनका डेटा टाइप अलग हो, तो वो अलग अलग माने जाएंगे। अब ये एक एग्जांपल दिया गया फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसमें आपका वर्ड में अगर दिया गया है तो वहां से मैं दिखा देता हूं। खैर वर्ड में नहीं दिया गया है, मैं वर्ड में अगर बना दूं यहां पर, तो PSVM में बनता है वर्ड मेन, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, तो क्लास का नाम आपका जो भी होगा उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। क्लास का नाम ओवरलोड है, तो मैंने यहां पर ओवरलोड नाम का एक क्लास है जिसका OB नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, इज इक्वल टू न्यू, और फिर ओवरलोड, ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया। अब ये तीनों फंक्शन कॉल करने, तीनों के नाम सेम है। जैसे मैंने पहले किया OB डॉट और नम कैल्क, ये फंक्शन बनाया है। इसमें एक इंटीजर भेजना है, एक कैरेक्टर भेजना है। तो एक इंटीजर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 भेज दिया, और कैरेक्टर के नाम पे मान लीजिए मैंने यहाँ पर S भेज दिया, S। तो कैरेक्टर सिंगल कोट्स में भेजेंगे अगर फिक्स वैल्यू भेज रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या था इस फंक्शन में, कि अगर कैरेक्टर S भेजा गया है, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, तो ये जो नंबर भेजा गया है इस नंबर का स्क्वायर हो जाए। अगर S के अलावा कुछ और भेज दिया गया है तो ये नंबर जो भेजा गया है इसका क्यूब हो जाए, स्क्वायर और क्यूब। इफ एल्स में कराना था। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल यहां पर नीचे ये दिया गया है, मैंने फंक्शन कॉल कर लिया OB डॉट
नम कैल्क, फंक्शन का नाम सेम होता है कैल्क, और ब्रैकेट में यहां पे 2 इंटीजर चाहिए, तो मैंने मान लीजिए 2,5 दे दिया, और एक कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर यहां पर p के लिए कहा गया कि जो कैरेक्टर भेज रहे हैं अगर वो p है तो क्या हो, p कैरेक्टर होने पर दोनों नंबरों का यानी कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाए, अगर वो p नहीं है तो एल्स में जाए, दोनों नंबरों का एडिशन हो जाए। ठीक है, अब ऐसे ही एक और फंक्शन दिया गया है, वो भी मैं ले रहा हूं। यहां पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट है। ओके, तो यहां पे मैंने ले लिया ob डॉट नम कैल्क। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 2 नाम भेजने हैं। मान लीजिए पहला नाम आपने राम दिया और दूसरा नाम भी आपने राम दे दिया, इस तरीके से, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बंद कर दीजिए और क्लास भी बंद हो जाएगी। अब देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने, क्योंकि नाम तो तीनों फंक्शन के सेम है, तो ये अपनी पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है उसके हिसाब से वहां पर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, पहली बार हमने ये कॉल किया, तो ये जब ऊपर जाएगा ढूंढने, क्योंकि ये वर्डमेन हमेशा नीचे बनाया जाता है बच्चों, तो इन फंक्शन से नीचे ये बना है और इसके ऊपर ये ढूंढने जाएगा। तो आप देखें नम कैल्क ये भी है और नम कैल्क ये भी है और नम कैल्क ये भी है, तीनों फंक्शन है, तो किसमें जाइए, तो आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से देखा इसने कि इसमें एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, और हमारी पैरामीटर लिस्ट में भी एक इंटीजर भेजा है और एक कैरेक्टर भेजा है, इसका मतलब इसमें ही आएगा, इसमें आएगा। और आपका 5 जो है नम में स्टोर कर देगा और s आपका ch में स्टोर कर देगा। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ch में s भेजा गया है तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे s क्योंकि हमने भेजा है तो ss मैच हो जाएगा और आपका ये दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर a भेज देता हूं तो a s से मैच नहीं होगा और यहाँ पे दोनों नंबरों का क्यूब हो जाएगा। बस इतना ही काम इसमें करने के लिए कहा गया होता है, और ये कमेंट लाइन में लिखा गया होता है कि किस फंक्शन में क्या काम कराना है, ये पहले से गिवन होता है, लिखा होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्क करने के बाद वापस ये आ जाएगा, फिर ob डॉट नम कैल्क फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट भेजे जा रहे हैं, तो 2 आर्गुमेंट ढूंढेगा। नम कैल्क तो ये भी है लेकिन इसमें 2 इंटीजर आर्गुमेंट है नहीं है और एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसमें चेक करेगा 2 इंटीजर आर्गुमेंट हैं, हाँ है, और एक कैरेक्टर भी है, तो ये फंक्शन मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉल हो गया और मैंने p भेजा है तो p से कैरेक्टर वाला वैल्यू मैच हो जाएगा। तो p का मतलब था, इस फंक्शन में बताया गया था कि अगर p भेजा गया है कैरेक्टर में तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए और इसके बाद यहाँ से बाहर चले जाओगे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से a भेज दिया होता तो a p से मैच नहीं होगा तो आप एल्स में जाओगे और दोनों नंबरों का एडिशन, ये क्वेश्चन में कहा गया होगा, तभी ये कराया गया है। तो फिर वापस लौट आओगे, फिर अब फिर से नम कैल्क कॉल कर दिया, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग भेज दी गई। स्ट्रिंग में कहा गया कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो प्रिंट हो जाए इक्वल, अगर स्ट्रिंग सेम नहीं है तो नॉट इक्वल प्रिंट हो जाए। तो क्योंकि मैंने दोनों में राम ही भेजा है तो s1 में भी राम आएगा और s2 में भी राम आ जाएगा, और ये दोनों आपस में यहाँ पे मैंने इक्वल से इग्नोर फंक्शन से मैच कर लिया, इक्वल से इग्नोर केस ये फंक्शन से मैच कर लिया, तो क्योंकि दोनों राम मैच हो गए इसलिए ये आपका इक्वल हो गया। तो बस फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब फिर से एक बार लास्ट में बता रहा हूं कि किसी क्लास के अंदर एक नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं जिनके गोल वाले ब्रैकेट में जो पैरामीटर लिस्ट होती है वो अलग अलग होनी चाहिए और हर फंक्शन अलग अलग वर्क परफॉर्म करवाए, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट थ्योरी हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं कि इसमें अगर डेफिनेशंस वगैरह छूट गई हो तो मैं उनको कवर कर दूं, ठीक है। तो कुछ और स्टार्टिंग से मैं देख लेता हूं कि मैंने कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं पढ़ाया है। मेथड क्या है मैंने पढ़ाया है, नीड ऑफ मेथड, मेथड की जरूरत क्यों पड़ी ये भी मैंने पढ़ाया है। सिंटैक्स मेथड कि मेथड में पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम और फिर पैरामीटर लिस्ट, तो ये आपका सिंटैक्स दिया है, ये भी मैंने बता दिया है। उसके बाद जो है आपका जो है ओके पैरामीटर लिस्ट,
पैरामीटर लिस्ट का मतलब गोल वाले ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है वो पैरामीटर लिस्ट होती है। और हेडर क्या होता है? द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड हेडर, और यहाँ पे बॉडी लिस्ट ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड सिग्नेचर। तो फंक्शन सिग्नेचर भी मैंने आपको बताया था कि गोल वाले ब्रैकेट में जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो किस टाइप के हैं और नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, ये बताना आपका फंक्शन सिग्नेचर कहलाता है। उसके बाद हेडर क्या है? जो पहली लाइन जिसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कह रहे हैं वही आपका हेडर होता है। जैसे ये int ऐड स्पेस होना चाहिए यहां पर, तो ये आपका फंक्शन का हेडर है। फिर डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड, तो पहला है आपका रिसीविंग वैल्यू एंड रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर। ये फंक्शन वो जो आपको टाइप बताए थे ना कि आपका कोई फंक्शन है, मैं इसको अलग से बता दे रहा हूं। तो फंक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक रिटर्न टाइप और एक आपका आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट। अब ये दोनों जो है दो तरीके की होती हैं, विद रिटर्न वैल्यू या विदाउट रिटर्न वैल्यू, ये होता है। ऐसे आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट को विद पैरामीटर लिस्ट या विदाउट पैरामीटर लिस्ट। तो इस हिसाब से ये 4 टाइप के बन जाएंगे, 4 तरीके हो जाएंगे, विद रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर लिस्ट, विद रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर लिस्ट, 2 टाइप ये हो गए। अब विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर लिस्ट और विदाउट रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर लिस्ट, ये 2 और हो गए। यानी टोटल 4 टाइप के आपके ये इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। अब इसके बाद एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। फॉर्मल पैरामीटर जहां पे वैल्यू पहुंचती है यानी फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में, और एक्चुअल पैरामीटर जहां से वैल्यू भेजी जाती है यानी कि जहां से फंक्शन कॉल किया जाता है। फिर फंक्शन कॉल करने के 2 तरीके हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इसको भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, समझा है। उसके बाद फॉर्म ऑफ मेथड, फॉर्म ऑफ मेथड में प्योर फंक्शन है, इम्प्योर फंक्शन, इसको भी हम लोगों ने देखा है। और फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोगों ने अभी भी देख लिया है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर अच्छा समय दिया और बिताया हम लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।